हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके प्रश्नों को देखेंगे। और ये प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित प्रश्न हैं। और ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 6 to 8, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तथा सीटेट पेपर 2 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीटेट पेपर 2 में जहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में एसएसटी है, वहाँ पर यह प्रश्न अत्यंत उपयोगी होगा उन पर परीक्षाओं के लिए। दोस्तों चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। यदि दोस्त आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। यदि पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए और इस सेशन का लाभ उठाइए। और आप किस सब्जेक्ट पर और वीडियो बनवाना चाह रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं और मैं उस पर वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगी। चलिए चलते हैं अपने मेन प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न ज्योग्राफी के हैं। ज्योग्राफी के 2 प्रैक्टिस सेट जा चुके हैं, आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रैक्टिस सेट गए हैं, जिसका मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जा करके देख लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश होता है। दक्षिण ध्रुव 90 अंश दक्षिणी अक्षांश होता है। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश होती है। मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश होती है। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त जो 66.5 अंश, मान लीजिए ग्लोब है, यहाँ पे 0 अंश ये विषुवत रेखा है, 23.5 अंश ऊपर कर्क रेखा होगी और 23.5 अंश नॉर्थ नीचे मकर रेखा होगी और 66.5 अंश उत्तरी ध्रुव वृत्त यहाँ पे होगा और 66.5 अंश ही दक्षिणी ध्रुव वृत्त होगा। 66.5 अंश, ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। प्रश्न इससे संबंधित और जो प्रश्न बनने वाले हैं उनको देख लेते हैं। विषुवत वृत्त यानी 0 अंश अक्षांश उत्तरी ध्रुव मतलब जो विषुवत वृत्त होता है वो 0 अंश अक्षांश होता है। उत्तरी ध्रुव 90 अंश उत्तरी अक्षांश होता है और दक्षिणी ध्रुव 90 अंश दक्षिणी अक्षांश के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण और अक्षांश रेखाएं हैं। उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा के 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा के 66.5 अंश उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त या आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त 66.5 अंश दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त या अंटार्कटिक कहा जाता है। देखिए मैं एक बार मैप से बता देती हूँ ये क्या कह रहा है। ये जो 0 अंश है इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। जो 90 अंश नॉर्थ है उसे उत्तरी ध्रुव, जो 90 अंश साउथ है उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से जो विषुवत रेखा है 23.5 अंश पर कर्क रेखा है और विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर में यहाँ पे 66.5 अंश पर आर्कटिक वृत्त जिसे उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त के 23.5 अंश नीचे मकर रेखा है और विषुवत वृत्त के 66.5 अंश दक्षिण में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त अंटार्कटिक है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 2 है वर्ष भर। प्रश्न नंबर 2 है वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर, मकर रेखा पर, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जो वर्ष भर दिन और रात होते हैं यहाँ पर 0 अंश स्थान पर बराबर होते हैं या दक्षिणी ध्रुव पर या उत्तरी ध्रुव पर। तो जो दिन रात वर्ष भर बराबर भूमध्य रेखा पर होते हैं जिसे 0 अंश अक्षांश कहा जाता है, इसे ही विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 5 मुख्य अक्षांश रेखाओं में से एक है जो सभी देशांतरों के अतिरिक्त एक बृहद वृत्त है। वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण यहाँ वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। इसके आसपास के क्षेत्रों में वर्ष भर रात और दिन की अवधि बराबर लगभग 12-12 घंटे की होती है, इसलिए यहाँ पर शीत ऋतु का अभाव पाया जाता है। जबकि भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की ओर दिन रात की अवधि मौसम के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों के धूल कणों से हुई है। एच अल्फावेन ने, ओ सिमिड ने, जेम्स जेन्स ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ओ सिमिड ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रूसी वैज्ञानिक
ऑटो स्मिथ कहाँ के हैं? रूस के हैं। 1945 में अंतर तारक धूर परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। कौन? अंतर तारक धूर परिकल्पना का। सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि ऑटो स्मिथ कहाँ के हैं? रूसी वैज्ञानिक है। और इन्होंने कौन सा परिकल्पना दिया है? अंतर तारक धूर परिकल्पना। इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य आकाशगंगा के समीप गुजर रहा था तो उसने अपने आकर्षण शक्ति से कुछ गैस तथा धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। इन्हें धूल कणों के संगठित और घनीभूत होने से पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ था। प्रश्न नंबर 4 है, लैकोलिथ और बैथोलिथ का निर्माण का संबंध किससे है? ज्वालामुखी से है, नदी अपरदन से, हिमस्खलन से, उपरोक्त में से एक अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोकोलिथ और बैथोलिथ है ये ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। जब ज्वालामुखी लावा भूतल के आंतरिक भागों में ठंडा होकर जम जाता है तो कई प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण करता है। जब ज्वालामुखी उद्गार होती है तो किन्हीं कारणों कुछ लावा पृथ्वी के आंतरिक भागों में ही जम जाते हैं ठंडा होकर, तो उनसे कुछ आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे पैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सील व डाइक। ये सभी ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्माण हुआ अपघटक है। प्रश्न नंबर 5 है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? कायांतरिक, अवसादी, चूने पत्थर की चट्टान, उपयुक्त में से एक अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो बलुआ पत्थर है ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टान कहा जाता है। मूल रूप से 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो जो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें हैं इनके अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चॉक, डोलोमाइट और कांग्लोमरेट आदि अवसादी चट्टानों के प्रमुख उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आग्नेय शैल, ग्रेबो। आग्नेय शैल का उदाहरण ग्रेबो है। अवसादी शैल का उदाहरण चूना पत्थर है। कायांतरिक शैल का उदाहरण संगमरमर है। कूट के माध्यम से देखिए कौन कौन सही है। केवल एक सही है। क्या आग्नेय शैल ग्रेबो इसका उदाहरण है? हाँ, सही है। अवसादी शैल चूना पत्थर का उदाहरण ये भी सही है। कायांतरिक शैल का उदाहरण संगमरमर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तीनों सही हैं। आग्नेय शैल के उदाहरण कौन कौन है? आइए हम लोग जान लेते हैं। ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, मैग्नेटाइट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया, ये सब आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। अवसादी शैल के बलकास्म, पिंडशिला, चूना पत्थर और कोयला ये अवसादी शैल के उदाहरण हैं। जबकि कायांतरिक शैल के ग्रेनाइट, स्लेट, शिस्ट, संगमरमर और क्वार्ट्ज ये कायांतरिक शैल के उदाहरण हैं। चट्टान या रॉक चैप्टर है, इसमें अधिकतर सवाल 70% सवाल उनके उदाहरणों से बनता है। जैसे प्रश्न में दे देगा बलुकास्म किसका उदाहरण है? आग्नेय का, कायांतरिक का या अवसादी का, या उपयुक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप उदाहरणों को ध्यान से देख लेंगे तो यहाँ से प्रश्न नहीं गलत होने का संभावना रहेगा। प्रश्न नंबर 7 है, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? जो पथरीले रेगिस्तान हैं वहाँ पर एक दिशा में चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? यारडंग, मशरूम चट्टान, करकरा, उपयुक्त में से एक अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो पथरीले रेगिस्तान में एक दिशा में चलने वाली हवाएं हैं वो यारडंग बनाती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यारडंग का निर्माण निश्चित रूप से पवन की दिशाओं के समांतर रूप से पवन के अपघर्षण कार्य द्वारा होता है। यारडंग की ऊंचाई 20 फीट तथा चौड़ाई 30 से 120 फीट तक होती है। प्रश्न नंबर 8 है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा है? प्रश्न नंबर 8 है, आल्प्स पर्वत निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, उपयुक्त में से एक अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो आल्प्स पर्वत है इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में इसकी श्रेणियां फैली हुई हैं। मध्यवर्ती यूरोप महाद्वीप में स्थित अल्प्स एक नवीन बलित पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है। अल्प्स का किस किस देशों में विस्तार है? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। इसकी सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। प्रश्न नंबर 9 है, विश्व का सबसे बड़ा तटीय डेल्टा कौन सा है? ग्रीनलैंड, सुंदरबन,
अमेजन बेसिन उपरोक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन का है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मतलब मिलने से बना है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जो बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है। इसलिए इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार भारत और बांग्लादेश में है। इस डेल्टा का नामकरण यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सुंदरी वृक्ष के आधार पर सुंदरबन डेल्टा कहा गया है। आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन है? विक्टोरिया झील, मिशिगन झील, सुपीरियर झील, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। जो सुपीरियर झील है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और महान झीलों, जो वहाँ पर उत्तरी अमेरिका में 5 महान झील है, उन झीलों में से एक है, जिसकी कुल क्षेत्रफल 82,100 वर्ग किलोमीटर है। जो विश्व में स्वच्छ मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। विश्व के कुल स्वच्छ जल का 21% इसी झील में पाया जाता है। यह झील संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनीसोटा तथा कनाडा के ओंटारियो की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। यानी जो सुपीरियर झील है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। यदि मेरे वीडियो में कुछ कमी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।